चल रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो पिता होते हैं उसे लेवासिए कहा जाता है। केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? लेवासिए को। ठीक। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थी वो मिस्र देश से हुई थी। कहां से? मिस्र देश। मिस्र देश का नाम है इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। ठीक। देखो, केमिस्ट्री जो शब्द है वो कीमिया से उत्पन्न हुआ है। कीमिया से। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। यानी मिस्र की जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। उस काली मिट्टी का जो अध्ययन करता है उस अध्ययन करने वाले को केमिटिंग कह देते थे। क्या कहते थे? केमिटिंग। अब बाद में वही केमिटिंग आगे चल के क्या बन गया? केमिस्ट्री। तो यानी कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी या काली पदार्थ। काली मिट्टी या काला पदार्थ होता है। किसी बुक में पदार्थ लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे मिट्टी लिखा रहेगा। अच्छा, हम लोग केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ मैटर, यानी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब इन पदार्थों को यानी केमिस्ट्री को कितने भाग में पढ़ते हैं? तो वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को यानी भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगर बात करते हैं कि इसमें रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिविटी को किससे मापा जाता है? तो जीएम काउंटर द्वारा। किससे मापते हैं? जीएम काउंटर द्वारा। अगर बात करते हैं कि AgNO3 को क्या बोलते हैं? हाँ, लूनार कास्टिक। AgNO3 क्या बोल देते हैं? लूनार कास्टिक बोल देते हैं। अगर बात करें रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने। ठीक ना? हाँ। अब पहला नंबर हम लोग पढ़ने चलते हैं कि द्रव्य, यानी केमिस्ट्री में क्या होता है कि पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है या रसायन विज्ञान कहलाता है। तो इसमें पदार्थों का अध्ययन, यानी अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। वो हर चीज, वो सभी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और वो अपने जड़त्व का गुण रखे। कौन सा गुण रखे? जड़त्व को गुण रखे, और कुछ स्थान को घेरे। यानी पदार्थ क्या होता है कि ऐसी वस्तु या ऐसा चीज जो जिसमें द्रव्यमान हो कुछ, ठीक, और कुछ स्थान को घेरती हो और जड़त्व का उसमें गुण हो और जिसे महसूस किया जाए, वो सभी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक ना? जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, बर्फ हो गया, बहुत सारी चीजें, सभी क्या है? पदार्थ हैं। अगर गति की स्पीड, गति को किससे मापते हैं? गति को यानी हवा की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण को किसने दिया था, या कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम तो लेवासिए ने दिया था। लेवासियों को ही केमिस्ट्री का पिता कहते हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण, ये पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो पदार्थों का जो ये पदार्थ है जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें जो कुछ स्थान को घेरता है, उनको किस आधार पर बांटा जा सकता है? तो उनका अवस्था दो प्रकार के बांटा जा सकता, दो अवस्थाओं पे बांटा जा सकता है, या दो प्रकार से उनका क्या किया जा सकता है? वर्गीकरण। पहला होता है अवस्था के आधार पर। पहला क्या होता है? अवस्था के आधार पर। दूसरा होता है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो आज हम लोग देखेंगे कि अवस्था के आधार पर, तो अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो मिलेगा आपको सॉलिड, लिक्विड मिल जाएगा। देखिए ये द्रव है। क्या है? द्रव। ठीक। द्रव्य अलग होता है, द्रव्य मतलब मैटर होता है। ठीक। और एक गैस होता है। फिर प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसर, यानी बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था होती है। ठीक। दूसरे में हमको पढ़ना है कि संगठन आधार पर, इसमें पढ़ेंगे समांगी, विषमांगी, ठीक, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। अब देखिए जितने भी द्रव्य होते हैं, यह द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम। क्या होती है? एटम। यानी ढेर सारा, यानी किसी भी पदार्थ को अगर इस मार्कर को तोड़ा जाए, किसी को भी तोड़ा जाए, तो जो सबसे छोटा, अगर तोड़ते 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 पहुंच जाओगे, जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? एटम। क्या होगी? एटम। जिस तरीके से हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। उसी तरीके से केमिस्ट्री में किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एटम। अगर एटम मिल जाता है तो क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछेगा कि एटम बड़ा है कि मॉलिक्यूल बड़ा है, तो क्या बताओगे? मॉलिक्यूल। जैसे ये H हो गया और ये H2 हो गया। ठीक। तो H2 क्या है? हमारा मॉलिक्यूल हो गया। और H क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? तो यानी इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु शामिल है, तो मतलब इसको कह सकते हैं क्या? ये परमाणु है, ये एटम है। और इसमें जब H2 कब बनेगा? जब हाइड्रोजन के दो, यानी हाइड्रोजन मिल गया, यानी एक परमाणु और एक परमाणु मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा, यानी मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ढेर सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा? मैटर बन जाता है। क्या बन जाता है? मैटर। यानी हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हैं
कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो जाएगा? एटम। क्या हो जाएगा? एटम। ठीक, याद रखिए जो एटम होता है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, फास्फोरस लिख दिए, ये सभी क्या है? एटम है। यानी जितने भी आवर्त सारणी में हमको दिखता है 118 तत्व, सब क्या है? एटम। क्या है? एटम। अगर आपसे बात करते हैं कि सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो उस समय कितने ज्ञात तत्व थे? उस समय कितने? 108 नहीं था, गलत गलत, 83 कितना? 83 तत्व ज्ञात था उस समय। कितना? 83 तत्व। तो सबसे पहले मेंडलीफ का किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था आवर्त सारणी का ये पूरा स्ट्रक्चर। इतना समझ में आ गया? जो ये एटम होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? हाँ, पार्टिसिपेट करता है। यानी ये क्या करता है? किसी भी स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता है, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? भाग लेता है। दूसरा होता है मॉलिक्यूल। ये जो होता है स्वतंत्र अवस्था में तो मिलता है, स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। मॉलिक्यूल कहाँ पे मिलता है? स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि मैटर जो होता है ना, ये जैसे ये पूरा क्या है? किसी का भी मैटर है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कोई भी हो सकता है मैटर। ये किससे मिलकर बना है? हमने बताया अभी एटम से मिलकर बना है। किससे मिल बना है? एटम। अच्छा, एटम मिला है, एटम में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, या इन दोनों के बीच में, इस एटम से इस एटम के बीच की कुछ दूरी है ना, हम एक वैसे समझाने के तौर पर बनाए हैं। और कोई भी अगर इसका एटम है तो एकदम सटा हुआ होगा, पानी का एटम रहेगा तो और दूर रहेगा। अभी आगे इसके बारे में पढ़ते हैं लोग। देखो जैसे ये एटम है, ये एटम है, ये दो एटम को लाके यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्थान है नहीं है? इसी को क्या बोल देंगे? अंतरा आणविक बल, अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर। देखो स्थान जो इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलेंगे। जैसे एक लड़का है और एक लड़का मेरे बगल और खड़ा है, तो हमारे उसके बीच में कुछ दूरी रह जाएगी ना, दूरी, उसे क्या बोल देंगे? अंतरा आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अगर वो हमको वो भी हम बल लगाएगा अट्रैक्शन के लिए, तो हम दोनों के बीच में जो बल लगेगा, या तो दुइये प्रकार का बल होता है, एक रिपल्सन होता है, एक अट्रैक्शन होता है। या तो आकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। यानी बीच की दूरी को क्या बोल देंगे? अंतरा आणविक स्थान। लेकिन वो मुझे कितनी तेज से खींच रहा है या कितनी से ठेल रहा है, मतलब धकेल रहा है पीछे की तरफ, उसे क्या बोल देंगे? हाँ, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी इन दोनों अणुओं के बीच में दो प्रकार का बल लगेगा। क्या बल लगेगा? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहां तक समझना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, ये सभी अवस्था, यानी कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसर, ये सभी अवस्थाएं। प्लाज्मा, ठोस क्या होता है? देखो ठोस क्यों बन जाता है? ठोस के अणु एकदम सटे सटे रहते हैं। आप सोचो कि 10 बाई 10 का एक कमरा है, उसी में उसकी जो झेलने की क्षमता है वो 20 आदमी का, उसी में कोच दिए 200 आदमी। अब बताओ उसके अणु एकदम सट जाएगा ना ठोस का, जैसे ये होता है। बताओ इसमें एकदम एकदम सटा दिया आदमी, इसमें आदमी एकदम सटा दिए, तो कोई आदमी हिल डुल पाएगा जी? जब हिल नहीं डुल पाएगा, एकदम चिपका रहेगा, तो एक आदमी के बीच से दूसरे आदमी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इसमें जो होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहेगा। यानी एक अणु से दूसरे अणु के बीच में क्या ज्यादा रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ही वो उनका शेप एवं साइज क्या रहता है? फिक्स रहता है। आप ही सोचो कोई 2 आदमी आ जाए, खूब तगड़े 3 आदमी एक दूसरे चपक के पकड़ एकदम कस की, ठीक ना, तो वो सोचो उनका शेप एवं साइज जैसे रहेगा, उनको पकड़ को लुढ़काऊ दोगे तो एक दूसरे को तगड़े से पकड़ ढंग के तीनों एक साथ जाएंगे ना, क्योंकि उनके अंदर तीनों के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। मेरी बात समझे? अब ठोस की जो डेंसिटी होती है, याद रखो फोर्स ऑफ जब अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, आप ऐसे समझो कि कोई चीज ऐसा है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसमें हाथ डालोगे जाएगा ऐसे नहीं जा पाएगा, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। आप लोग बताओ कि समुद्र में तैरना आसान होता है कि नॉर्मल पानी में तैरना? किसमें? समुद्र में। क्यों? ठीक, डेंसिटी कम रहती है। डेंसिटी कम रहती है, डेंसिटी ज्यादा रहती है? किसकी? समुद्र में। आप सोचो पहले कि पहले नॉर्मल पानी था ना, नॉर्मल पानी का ऐसे है, ठीक, नॉर्मल पानी का ऐसा अणु है, इसमें कुछ जगह है, मान लीजिए मोटा मोटा से, अगर इसमें नमक डाल दोगे तो नमक इसके अंतराणु के स्थान में जाएगा? जाएगा। अब डेंसिटी हाई होगी लो होगी? तब ले क्या उल्लू बना रहा है, ठीक, यानी उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। अब इस पे कोई चीज रखोगे तो फ्लोटिंग करने लगेगी, तैरने लगेगी। इसीलिए आलू क्या काम कर लो, एक छोटा सा गिलास लो, क्या लो? छोटा सा गिलास, और छोटा सा गिलास में पहले नॉर्मल पानी लो, उसमें नॉर्मल पानी में आलू डालो या नींबू डालो, ठीक, तो वो डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन उसमें क्या काम करो, पानी मिला दो, सॉरी नमक मिलाने के बाद अब आलू डालो, तो अब क्या करने का? तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी
ज्यादा हो गई, तो यानी डेंसिटी ज्यादा होने पर यानी इसकी डेंसिटी का है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है। मैं जो बताया उसको समझे ना तुम लोग, क्या कहना चाहता हूँ। यानी इसकी औसत डेंसिटी का फार्मूला का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी आ जाती है। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी को किससे मापा जाता है, ठीक, किससे मापा जाता है, पिक्नोमीटर से। डेंसिटी को किससे मापा जाता है, पिक्नोमीटर से। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, किस मटेरियल की या किस पदार्थ की या किस परमाणु की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है, ऑस्मियम की। किसमें, ऑस्मियम की, ठीक। अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, तो पोलोनियम के। पोलोनियम के। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तीन तीन। कौन सा, 1H1 ना, 1H2, ठीक, 1H3, ठीक। प्रोटियम, ब्यूटियम, ट्राइटियम, ठीक है, तो ना प्रोटियम, ब्यूटियम, ट्राइटियम, इस सब के आगे पढ़ेंगे। समस्थानिक, संभारिक, आइसोटोप, आइसोबार। अब देखो इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा। क्यों निश्चित होगा, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अब आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हो ना, जब ज्यादा है तो इनके अणुओं के बीच में, जैसे एक अणु है दूसरा अणु, तो इनके बीच में दूरी कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, बहुत कम रहेगी, बताया ना, बहुत ही कम रहेगी। अभी सोचो कि कमरा है उसी में 200 आदमी घुस दियो तो जगह रहेगी। लास्ट वाले भाई बुलाओगे, भाई तुम इधर से आओ, निकल के तो आ पाएगा, कहाँ पाएंगे, ठीक। जैसे ट्रेन में रहता है जनरल डिब्बा में, तो हम लोग जानते हैं भाई जनरल डिब्बा में कैसे कुछ आता आदमी, तो इतना हो गया ना। अब देखते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में अगर हाथ डालो तो चला जाता है ना, ठीक। यानी अब लिक्विड डालते उसमें अणु में हाथ जाने का आपकी जगह है, नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे लोहा कोई भर दिया तो उसमें लोहा में हाथ डालो जाता है, नहीं जानता है। इसका मतलब है कि अणु में उसके तनिको जगह नहीं है, यानी एक अणु से दूसरे अणु के बीच में तनिको जगह नहीं है। लेकिन पानी में हाथ डालो तो चला जाता है ना, यानी उसके अणुओं के बीच में जगह है, यानी इससे ज्यादा जगह है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इसमें उसकी अपेक्षा कम है। किसकी अपेक्षा, यानी सॉलिड की अपेक्षा इसमें आकर्षण बल कम है, ठीक ना। ये भी लिखा है कि इसकी डेंसिटी ठोस से क्या होगी, कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ठोस से कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे हम पूछते हैं कि इसी पानी को बर्फ बना दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैसे ज्यादा हो जाएगी भाई। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पानी की डेंसिटी अलग होती है, बर्फ की डेंसिटी अलग होती है। ये तो वही मतलब हुआ ना, लोहा डूब जाता है पानी में, बर्फ भी डूब जाएगा, इक्वल ही होगा, ठीक है ना, इक्वल ही होगा। नहीं समझे क्या कहना चाहो, उसका उसका वेट पर निर्भर करता है, समझो ना। तो मेरी बात समझो नहीं, तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी ठोस अगर कर दिए तो पानी को लो भाई हम ठोस बना दिए, फ्रीज में रख कर दिया ठोस, अब पानी फेंको तो ठोस बन गया, उसको डूबना चाहिए नहीं, तो उसके पार्टिकल किसके हैं, पानी के हैं, उसके पार्टिकल पर डिपेंड करता है। पार्टिकल तो बदल नहीं जाएगा कि सॉलिड का पार्टिकल हो जाएगा, फेरस हो जाएगा, वो लोहा हो जाएगा। मेरी बात समझे ना, समझे। तो इतना चीज सुना, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होता है। इसकी क्या कहते हैं, जो डेंसिटी होती है वो ठोस से कम होती है। इसका क्या निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। यानी पानी को अगर आप किसी बाल्टी में रखो, बाल्टी से निकाल कर गिलास में रख लिए, गिलास से लेकर के मुंह में रख लिए, तो सबका अलग अलग मॉडल हो जाएगा। और आयतन क्या होगा, निश्चित। अच्छा आयतन क्यों निश्चित हो रहा है, आयतन क्यों निश्चित, आप लोग तो कभी दिमाग लगाओ। ये अपना बोलता है, कहता है देखो भैया हम थोड़ा दूर दूर तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे, छोड़बो नहीं करेंगे। हमारे अंदर का डालोगे तो हम एक आदमी का हाथ छोड़ के दूसरे के चपक जाके चपक जाएंगे। मान लो हम इसमें हाथ डालेंगे तो ये वाला अणु बगल होकर इसके पास हाथ चपक जाएगा, लेकिन उतना ही रहेंगे, उतनी ही दूर तक घेरे रहेंगे, ठीक। जैसे ये है कि ये इसको क्या हुआ कि किसी ठोस सॉलिड को किसी बर्तन में रखोगे तो एक किनारे जाके लग जाएगा, थोड़ा सा थेथर आदमी है फैल जाएगा, और अभी गैस को पढ़ाएंगे तो पूरा थेथर पूरा कमरा में फैल जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो देखो इसमें डेंसिटी हो गया, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। हमने बताया आयतन क्यों निश्चित होता है, देखो आयतन के अंतर को किससे मापते हैं, यूडियोमीटर। अगर देखो आयतन क्या होता है, जैसे यहाँ पे है ना, ठीक, अब यहाँ पे आयतन था, यहाँ पे आयतन था, अब इसको इतना पानी निकाल दिया गया, तो इसी के अंतर को किससे मापा जाएगा, यूडियोमीटर से। किससे मापते हैं, यूडियो। अगर पूछे कि आयतन का जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। क्या होती है, मीटर क्यूब। क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। हमने बताया जहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, ठीक, वहां पे क्या रहेगा, हमेशा एरिया के लिए रहेगा। और जहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ गया, वहां पे वॉल्यूम निकलेगा। क्या निकलेगा, वॉल्यूम, वहां मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं गैस, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म, फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल आ गया। अभी धुआं को छोड़ दोगे तो पूरे उसमें फैल जाएगा। आप सोचो कि सीएनजी गैस जो आता है, सीएनजी अपना एलपीजी गैस मान लो, एलपीजी गैस फुल फॉर्म जानते हो ना, एलपीजी गैस रहता है। एलपीजी यहाँ पे लिक्विड लिखा है, यानी उसको हिलाओगे, यानी इतना ज्यादा कंप्रेस करके उसी में भर दिया गया रहता है,
वो भर दिया गया रहता है। लेकिन क्या उसको खोलोगे तो पूरा कमरा नहीं फैल जाएगा, पूरा कमरा का दूसरे घर में घुस जाएगा। ठीक, यानी दूसरे घर। अच्छा, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिला जाता है? एथिल मरकैप्टन। अच्छा, काहे लिए मिलाया जाता है? क्योंकि एलपीजी गैस है वो जलनशील है, आदमी को पता चल जाए। इसको बाद में मिलाया जाता है ताकि गंध मारे, अब आदमी को पता चल जाए कि हाँ रिसाव हो रहा है, नहीं तो दुर्घटना कोई घट सकती है। अब देखो, वही एलपीजी गैस को 14 जितना भी लीटर सिलेंडर को इसमें भर दिया गया ना, और इसको निकाला गया तो पूरा में फैल जाएगा। तो यानी इसका पहला नंबर तो क्या कहते हैं, आकार निश्चित नहीं ना, क्योंकि छोड़ोगे तो पूरा घर में फैल जा रहा है। दूसरा नंबर तो उसका आकार, आयतन भी तो निश्चित नहीं। इतना ही गैसवा पूरे इस सिलेंडर में भरी हुई थी, और जब निकाला गया तो पूरा घर में फैल गई। ये कौन सी बात है भाई? ठीक, जितने में थे उतने में रहना चाहिए ना। तो इसका क्या हुआ कि आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। इसकी डेंसिटी हमने बताया, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, उसमें तुम डूब जाओगे, उसमें तुम जाके घुस जाओगे तब उसको समझ नहीं आएगा, इतना आदमी सोख लेगा। अगर पनिया में आप डूबोगे, छलक के पनिया कुछ बहरे आ जाएगा ना, लेकिन इसमें डूबो कुछ हो नहीं भाई, सब खाली है। लेकिन इसकी डेंसिटी कैसी होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम, यानी पानी से भी कम भी, और वो लिक्विड से भी कम, और उससे ठोस से तो बातें मत करो। ठीक, इसके अणु दूर दूर होंगे, पास पास होंगे, दूर दूर होंगे। इंट्रामोलिकुलर स्थान, यानी दो अणुओं का स्थान ज्यादा होगा कम होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक ना, यानी अगर कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन का मतलब है, मेरी बात समझे ना। अब जाते हैं गैसों का जो दाब है वो किससे मापते हैं? गैसों का दाब मैनोमीटर से। गैसों का दाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। अब आ जाते हैं चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा। कैसी अवस्था होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा को ऐसे मान चलो कितना ज्यादा बल्क, जैसे मोबाइल पे यूट्यूब में डालोगे तो प्लाज्मा अवस्था को डालोगे तो आपको दिखाएगा कि प्लाज्मा होता नहीं है, उसमें लावा व मैग्मा होता नहीं है, उसका दिखाएगा ज्वालामुखी का। उसको उस स्टेज को बहुत हीट रहता है, बहुत ज्यादा, जिधर जाता मिट्टी पत्थर कंकड़ सबको गलाते हुए जलाता है, पूरा पिघला देता है। ठीक, तो देखिए प्लाज्मा की जो खोज किया था किसने किया था? विलियम्स क्रुक। किसने किया था? विलियम्स क्रुक ने किया था। ठीक, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक, प्लाज्मा का जो आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता लगभग। अब ये हमारे सरफेस पे पाया जाएगा प्लाज्मा? नहीं, इसको बनाया जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बनाया, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक, ये सन स्टार के क्रोड में पाया जाता है, सन एवं स्टार में पाया जाता है, सूरज एवं तारे में। ठीक, ये हमारे नेचर में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। ये स्टेज अगर हमारे नेचर में पाया जाता तो क्या होता भाई? इसको बनाया जाता है। अब हमने बताया भी कि जैसे इसको बनाया कैसे जाएगा, कोई ट्यूब ले लिए, क्या ले लिए? ट्यूब मतलब परख नली ले लिए। ठीक, इसमें से सारी एयर को निकाल दिए। ठीक, इसमें सारी एयर निकाल, इसमें अक्री गैस या इनर्ट गैस भर दिए। इनर्ट गैस इसलिए भर देते हैं कि ये रिएक्शन करके जले ना। और इनर्ट गैस को कहाँ रखा गया तो आप क्या बताओगे? 18वां में। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान, जेनान, ये सब कैसी गैस है? अक्री गैस है। ठीक ना, एक अक्री गैस है, इसमें डाल दिया गया। ठीक, अक्री गैस पे पॉजिटिव आयन होता है। कैसा आयन होता है? पॉजिटिव। तब बताओ, जब इसमें अक्री आयन पे डाल दिया तो पॉजिटिव आयन फैल जाएगा, इसमें फैलेगा नहीं फैलेगा? पॉजिटिव आयन, इसमें पॉजिटिव आयन फैल गया। अब इसमें क्या किया गया? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया गया, और बहुत लो प्रेशर, जब प्रेशर लो कर दिया जाएगा, प्रेशर का कर दिया जाएगा, लो कर दिया जाएगा, जो गैस रहती है वो कंडक्शन का काम करने लगती है, यानी चालन का काम करने लगती है। अब मेरी बात समझो, जब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है ना। जब ये जाएगा तो ये माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। हमने बताया कि क्या कहते हैं? अनलाइक चार्ज, यानी असमान चार्ज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। ये दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो मेरी बात समझिए, इस पर भी इस पे जो होता है, इस पे कितना होता है आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। इस पर भी होता है आवेश। ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उससे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, इधर से इधर से हम लोग तार जोड़ दिए, तभी अंदर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव आयन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कंट्राडिक्ट होंगे, लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो स्पार्क जनरेट कर देंगे, यानी चिंगारी जनरेट कर देंगे। चिंगारी जनरेट कर देंगे तो ये पूरा जलने लगेगा। ट्यूबलाइट इसी का उदाहरण है। ट्यूबलाइट इसी का उदाहरण है। अब आप लोग देखो, कहोगे सर एक बल्ब तो हम ये वाला भी देखें, कौन सा? टंगस्टन वाला। ठीक, इधर जाते थे, इसमें ऐसे ऐसे करके टंगस्टन रहता ना। ठीक, ये इसमें भी अक्री गैस भरी थी। कौन सी गैस रहती है आप बताइए? आर्गन। ठीक, आर्गन। और कौन सी रहती है? नाइट्रोजन। आर्गन नाइट्रोजन। ये कौन सा तार रहता है? टंगस्टन रहता है। कैसा रहता है? इसका गलनांक जो होता है 3700 के लगभग होता है। कितना गलनांक? 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक ना, ये पूरा बताया, लाख तांबा होता है, सब चीज बता दिए हैं। ठीक है ना। ये
प्लाज्मा स्टेट समझ ना, प्लाज्मा स्टेट का होता है। अब अगली देखेंगे बोस-आइंस्टीन कंडीशन, यानी बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था। कैसी अवस्था? संघनित अवस्था। ठीक, इसकी खोज जो किसने किया था? एस.एन. बोस एवं आइंस्टीन ने किया था, दोनों लोग मिलकर किए थे। ठीक, ये कहाँ पे होता है? कि सुपर कंडक्टर में, यानी अतिचालक में, जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना रहता है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसको जनरली वैसे अमूमन नहीं उत्पन्न किया जाता या बनाया जाता, बहुत ही ट्रिपिकल होता है। इसको उत्पन्न करने के लिए इसका जो ताप होता है, इसको उत्पन्न करने के ताप एवं दाब को बहुत हाई लोअर करना पड़ता है। देखो प्लाज्मा में होता है ताप बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत ज्यादा ताप रहता है, इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। लेकिन इसमें टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा लो होता है। मेरी बात समझे ना? समझे? तो पांचों अवस्था समझ आई, पांचों अवस्था समझ आ गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि अवस्था का परिवर्तन का होता है, जैसे ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, गैस का द्रव में। ठीक, यानी ठोस से द्रव, ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगा, क्या कहलाएगा? गैस से सीधा ठोस में चेंज होगा तो क्या कहलाएगा? वो सभी चीजें देखते हैं। अब देखिए पदार्थों का अवस्था परिवर्तन में अगर हम लोग देखो किसी चीज को, कोई वाटर है, उसको बार बार टेम्परेचर देंगे तो आगे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और वायु में मिलता जाएगा। मेरी बात समझो। आप लोग बताइए कि अगर वायु में पानी मिल गया तो उसे क्या बोलेंगे? आर्द्रता बोल देंगे। अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी आगे जाके ऊपर जाएगी तो क्लाउड बन जाएगा। क्लाउड बन जाएगा तो क्लाउड वही बरसात कराता है, बरसात कराते नहीं कराते? तो क्लाउड का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लाउड का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफोलॉजी। क्या कहलाता है? नेफोलॉजी। लेकिन बादल इधर सुधर जाता है ना। अच्छा बताओ पृथ्वी पे ऑलवेज कितना परसेंटेज बादल रहता है? 59%। कितना परसेंट रहता है? 59% हमेशा, ऑलवेज अप्रॉक्सीमेटली 59% बादल रहता है। हमने ये भी बताया था कि प्रकाश आता है कितना परसेंट लौट जाता है, कितने पे पृथ्वी पे आता है, कितना बादल अवशोषण कर लेता है, कितना पृथ्वी अवशोषण कर लेती है, ये सभी चीज बताते हैं। अच्छा बादल की चाल को किससे मापते हैं? नेफोमीटर से। बादल की चाल को किससे मापते हैं? नेफोमीटर से मापते हैं। ठीक, अब हम लोग अवस्था परिवर्तन में देखते हैं कि द्रव कैसे गैस में बदलता है, गैस कैसे द्रव में बदलता है, कैसा ओसांक बिंदु का होता है, हिमांक बिंदु का होता है, हिमीकरण क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ये सब चीज देखते हैं आगे। ठीक ठीक, अवस्था परिवर्तन अब देखते हैं। अवस्था परिवर्तन में पहले एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ठोस द्रव, यहाँ पे ठोस लिखते हैं, यहाँ पे द्रव, यहाँ पे गैस, इससे ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने के लिए ना। अब देखो जैसे सब्लिमेशन है या कुछ भी चीज है, कोई भी चीज, कोई ठोस था, जैसे यहाँ पे कोई भी सॉलिड था, इस सॉलिड को अगर हम लोग गर्म करते जाएं, गर्म करेंगे, ठीक, क्या करेंगे? गर्म। ठीक, यहाँ देखो यहाँ पे अगर त्रिभुज चिन्ह लगा तो सब लोग जानते हो कि गर्म होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, द्रव बने। जब लिक्विड बन जाएगा तो उसे कहेंगे का मेल्टिंग, मेल्ट होगा। कहते नहीं कि केक जल्दी काट दो ना, मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक, यानी मेल्टिंग हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग, यानी गलन। क्या बोलते हैं? गलन। और जिस टेम्परेचर पर होगा उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे अपना क्या कहते हैं कि पानी का बर्फ होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। अब उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओ 1 2 3 4 करोगे तो जिस टेम्परेचर पर, मान लो 1 2 पे गलना चालू हो गया तो उसका टेम्परेचर वही मेल्टिंग पॉइंट 1 2 डिग्री हो गया। ठीक है ना, जो भी होगा। यानी जब कोई सॉलिड किसमें चेंज होता है? पूरी तरीके से लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे कहेंगे मेल्टिंग। क्या बोल देंगे? मेल्टिंग। ये भी मैं बताता कि जब भी कोई भी टेम्परेचर, कोई भी सॉलिड या मटेरियल, कोई भी चीज रहेगा, कोई पदार्थ रहेगा, अगर वो अपना अवस्था चेंज कर रहा है तो उसे कितना भी हीट या कितना भी टेम्परेचर दे दोगे, वो अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरा अपने आप को बदल नहीं लेगा। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहूं? देखो जैसे ये कोई आइस है, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक। अब बर्फ का टुकड़ा मान लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना जी। अब नीचे से तुम करहिया लगा कर कितना आंच लगा दिए, कितना ताप लगा दिए, कि जब तक पूरा गल के पिघल नहीं जाएगा, तुम सोचो कि हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तुरंत कर दें, ये इसका टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जब तक कि पूरा पिघल के पानी ना बन जाए। अब पानी बनेगा तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तब 100 बनेगा, फिर उबलना होगा। तो मेरे इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई भी मैटर रहेगा जब वो अपने स्टेज को चेंज करता रहेगा तो वो अपने क्या कहते हैं कि टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं लाएगा। मेरी बात समझ नहीं समझे? नहीं तो भाई अगर समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यही देखे हैं कि कोई सॉलिड रहेगा किस में बदलेगा? लिक्विड में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। अब इस लिक्विड को और हीट किया जाए, जब और गर्म करोगे तो ये क्या होने लगेगा? बॉइलिंग करने लगेगा, उबलने लगेगा, वायु को बुलबुले उसमें आने लगेंगे, ठीक। तो उसे क्या बोल देंगे? बॉइलिंग। क्या बोल देंगे? बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर बॉइल होगा उसे क्या बोल देंगे?
बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक, क्वथन बिंदु कह देते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, क्वथन बिंदु। मेरी बात समझे नहीं समझे, जैसे पानी होता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलता है, कितने पे उबलता है, 100 डिग्री पे, किस पे उबलता है, 100 डिग्री पे। अब देखिए जब ये गैस बन गया, अब ये बन गया, यानी प्रक्रिया क्या हुई, सॉलिड, सॉलिड से गैस, और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी सॉलिड पहले बनेगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस बनेगा। अगर ठंडा भी करोगे तो इसका क्या काम करोगे, जब इसकी गैस को ठंडा किया गया, यानी संघनन क्या किया गया, जब ठंडा किया गया तो क्या बनेगा, लिक्विड। इस प्रक्रिया का क्या बोलेंगे, संघनन, क्या बोलेंगे, संघनन। और जिस टेम्परेचर पर यह संघनित होगा, यानी गैस से द्रव में आएगा, उसे क्या बोलेंगे, ओसांक बिंदु, क्या बोल देंगे, ओसांक बिंदु बोल देंगे, ठीक है। अब ये ओसांक तो हो गया, अब लिक्विड को और अगर ठंडा किए कर देंगे तो फिर सॉलिड बन जाएगा, तो उसे बोलेंगे फ्रीजिंग, क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग। या जिस पॉइंट पे हो गया जमेगा उसी का बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। यानी प्रक्रिया तो ये समझाई कि सर लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से क्या कहते हैं लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड होता है, यानी पीछे आओगे। लेकिन कुछ कुछ मटेरियल जो थिथर होते हैं, तो भाई हम इतना लंबा कह जाए, हम इतना लंबा, हमारे पास इतना टाइम समय नहीं है, हम सीधा यहीं सॉलिड से गैस हो जाएंगे, गैस से सॉलिड हो जाएंगे, तीसरे मतलब क्या कहते हैं कि लिक्विड में जाएंगे नहीं, तो ऐसे मटेरियल को सब्लिमेट मटेरियल बोल देते हैं, यानी ऊर्ध्वपातित पदार्थ कह देते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ठीक। ऊर्ध्वपातित पदार्थ, जैसे मेरी बात समझो, इस ढेर सारे ऐसे पदार्थ हुए जिसको गर्म करने पर सीधा किसमें चेंज होता है, गैस में, किसमें, गैस में, और उनकी वास यानी गैस को ठंडा करोगे तो क्या हो जाते हैं, सीधा सॉलिड में चेंज होते हैं, यानी लिक्विड में जइबे नहीं करता, लिक्विड में नहीं जाता। तो अगर ये सॉलिड से सीधा गैस में बदल जा रहा है तो क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। और ऐसे मटेरियल सब्लिमेट मटेरियल कहलाते हैं, ठीक ना। और गैस से सीधा उनको ठंडा करोगे तो किसमें आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, सॉलिड में आ जाएंगे, तो उस प्रक्रिया का बोल देंगे डिपोजिशन। अच्छा, ऐसे ऐसे कौन से पदार्थ हैं, जैसे कपूर हो गया, कपूर को गरमाओगे या आग लगाओगे उसमें तो वो लिक्विड में बनेगा ही नहीं। देखो करो, किसी चीज को जलाने से पहले उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का पानी आता है, तब वो जलता है। जैसे लकड़ी भी हुआ, तो लकड़ी जब जलेगी पीछे धीमे धीमे देखो ऑयली मॉडल से निकलता जाएगा, लेकिन कपूर को देखो तो जलेगा तो रूखा ही रूखा रहेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। उसका बुताओ देखो तब पर भी सूखा ही रहेगा। मेरे पास नौसादर हो गया, NH4Cl होता है, नौसादर का सूत्र होता है, फेनेप्थिलीन होता है, ठीक ना, क्या होता है, फेनेप्थिलीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन। सल्फर हो गया, ठीक। ड्राई आइस, सूखा कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोल देते हैं, हाँ वही सॉलिड क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी किसका उदाहरण है, सब्लिमेट मटेरियल का। अच्छा, बेंजोइक एसिड कहाँ पे पाया जाता है बताएं अभी, घास में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, घास में। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से हम पूछते हैं कि किसी भी चीज का जो क्वथन होता है, क्वथन, ठीक ना, क्वथन होता है, ठीक। और एक क्या कहते हैं कि संघनन होता है, संघनन मतलब ना, संघनन, संघनन, ठीक है ना, संघनन होता है। क्वथन एवं संघनन में क्या अंतर है, क्वथन सर जी, क्वथन गर्म करने पर होता है सर जी, संघनन ठंडा करने पर, ठंडा करने पर होता है, ठीक है। आगे बोलते हैं, अगर वाष्पीकरण की बात करते हैं हम, वाष्पीकरण, ठीक। क्वथन एवं वाष्पीकरण में क्या अंतर है, हाँ वाष्पीकरण, ये गैस बन जाता है, ठीक। वाष्पीकरण किस में बन जाता है, गैस बन जाता है। और क्वथन का होता है उबलता है, यानी ऐसा प्रक्रिया है कि पहले क्वथन होगा, उबलेगा पानी, फिर बाद में वाष्प बनेगा। आपसे पूछते हैं कि क्वथन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाष्प, मेरी बात समझो, पहले क्या कहते हैं कि क्वथन होगा, कोई पानी पहले कोका होगा, उबलेगा, फिर बाद में क्या बनेगा, भाप बनेगा, वायुमंडल में मिलेगा। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बताया ना हम, उतने में कैसे, ठीक। यहाँ पे क्वथन के लिए कोई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है ना, उबलने बाद किस में बनता है, बर्फ बनता है ना, ओ सॉरी भाप बनता है ना। अब भाप जब बन जाएगा उसी को वाष्पीकरण कहते हैं, यानी पानी को किसी को वाष्प को या भाप को एटमॉस्फेयर में मिल जाना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ये वाला इसको तो समझाया ना अभी। देखो जो क्वथन होता है, क्वथन ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, यानी 100 डिग्री, लेकिन क्वथन यानी वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर होता है, किस पे होता है, किसी भी टेम्परेचर, अभी बताया ना कि किसी वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर में। हमने बताया कि अगर सूखी बर्फ भी आप रख दिए तो उसमें से भी निकलता है, निकल के इसमें जाता है, वायुमंडल में जाता है। आप तालाब का पानी देखो ना, तालाब का पानी सूखता है धीमे धीमे कि उबल के तब सूखता है, कि पहले उबलेगा भाई, आज उसका पानी, उसके तालाब का पानी उबल रहा था, या नदी का पानी। और एक चीज याद रखिए, जो क्वथन होता है ना,
जब इसमें उबलेगा तो नीचे से बॉइलिंग होगा, नीचे से वायु के गुब्बारे मतलब वो निकलेंगे, वायु के बुलबुले, देखो ना क्या बटुई में, ठीक, उसमें क्या होता है नीचे से। लेकिन वाष्पीकरण होता है सरफेस पे होता है, वाष्पीकरण क्या होता है सरफेस पे। तो यानी जब नदी एवं तालाब का पानी सूखता है तो पहले सरफेस का सूखेगा, यानी वाष्पीकरण क्या होता है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तभी सूखता है का नहीं, तो किसी भी टेम्परेचर पे, यानी वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पे होता है, लेकिन क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इतना चीज समझ ना। अब वहीं पर जो लिखा है वही लिख दिए यहाँ पे कि अगर ठोस द्रव में बदल रहा है तो क्या बदलता है, मेल्टिंग हो जाता है, यानी ठोस द्रव में बदल रहा है तो मेल्टिंग हमने बता दिया। फिर बताया कि द्रव अगर गैस में बदल जाता है तो द्रव जो है गैस में बदल जाता है बॉइलिंग कहला देता है, ठीक। फिर बताया कि गैस द्रव में, अगर ये जो गैस है द्रव में बदल जाता है तो संघनन हो जाता है या उषांक हो जाता है, संघनन हो जाता है, संघनन कंडेंसेट हो जाता है, ठीक। अगर द्रव फिर से सॉलिड में बदल जाता है तो हिमीकरण हो जाता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि जो ठोस होता है वो गैस में बदल जाता है, यानी अगर ये ठोस जो है सीधा गैस में बदल जाता है तो वो ऊर्ध्वपातन कहला देता है। क्या कहलाता है हिंदी में, ऊर्ध्वपातन, ठीक। अगर इसी गैस को ठंडा किए फिर से सॉलिड बना दिए तो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, ठीक है ना। अब हम कल क्या कहते हैं कि इसके बारे में और चीज देखेंगे, ठीक, समझ रहे हो ना। अब आज रहने दो, आज के लिए इतना ही।